ओके, सो आज हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आरटीपी। ठीक है ना, जो अभी इंस्टीट्यूट ने आरटीपी निकाला है उसको हम सॉल्व करेंगे। इस आरटीपी के अंदर अराउंड 30 क्वेश्चंस हैं, तो ऑलमोस्ट वैसे तो आपको 30 मिनट्स में आरटीपी कर लेना चाहिए, क्योंकि 30 क्वेश्चन 30 मिनट, सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन का 1 मिनट है। बट क्योंकि मैं आप लोगों को समझाऊंगा चीज़ें, तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा टाइम 1 घंटा भी लग जाए। ठीक है ना, 1 घंटा भी लग जाए, 1 घंटे से ज़्यादा भी लग सकता है। इट डिपेंड्स क्वेश्चन का लेवल क्या है। अब देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आरटीपी का वो ये है, द सैलरी ऑफ एबीसी, द सैलरी ऑफ एबीसी आर इन द रेशियो 2:3:5. If the increment of 15%, 10% and 20% are done in the respective salaries, then the new salaries are. अगर आपको याद हो तो ये मेरी बुक का ही क्वेश्चन है। हमारी बुक में रेशियो प्रोपोर्शन में ये क्वेश्चन एज इट इज सेम क्वेश्चन है। अगर आपको ऑप्शंस याद हैं, रटे हुए हैं, तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या है। बट बाय चांस भूल चुके ऑप्शंस, रटे हुए नहीं है, तो मैं एक बार आपको दोबारा सिखा देता हूँ। हम लोगों ने लेट किया था कि लेट द सैलरीज ऑफ ए बी सी, लेट द सैलरीज ऑफ ए बी सी बी 200, 300, 500 रिस्पेक्टिवली, क्योंकि रेशियो क्या बन गया, 2, 3, 5 का बन गया। हमने लेट कर लिया कि इतनी इनकी सैलरी है। फिर हमने देखा कि इनका इंक्रीमेंट हुआ है, ए का हुआ है 15% का, तो 15% ऑफ 200 30 रुपीज होता है। फिर बी का इंक्रीमेंट हुआ है 10% का, 300 का 10% 30 रुपीज होता है। ठीक है ना, और सी का इंक्रीमेंट हुआ है 20% का, 500 का 20% 100 होता है। तो जो ए की सैलरी है वो 230 हो गई, बी की सैलरी 330 हो गई, और सी की सैलरी 600 हो गई आफ्टर द इंक्रीमेंट। और क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि आफ्टर इंक्रीमेंट इनकी सैलरीज का न्यू रेशियो क्या होगा। तो रेशियो क्या हो गया, डिवाइडिंग दीज 3 टर्म्स बाय 10, तो 23:33:60, आंसर आ गया ए ऑप्शन। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन आपका लॉग का है। क्वेश्चन कहता है कि लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द बेस 4 माइनस लॉग एक्स प्लस 1 बेस 4 इज इक्वल्स टू 2 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने लॉग का पहला हिंट किया था कि अगर लॉग के क्वेश्चन में इक्वल्स टू साइन है तो आपको प्रॉपर्टी नंबर 15 या प्रॉपर्टी नंबर 17 किसी का यूज करना है। अगर आप प्रॉपर्टी, अब आपको ऑब्वियसली बात है प्रॉपर्टी 15 क्या थी, प्रॉपर्टी 17 क्या थी, ऐसे तो याद नहीं होगा, बट मैं आपको याद दिला देता हूँ कि भाई प्रॉपर्टी 15 थी कि अगर लॉग ए इज इक्वल्स टू लॉग बी है और इन दोनों के बेस सेम है, लेट से सी, तो इट मीन्स दैट इट इम्प्लाइज दैट ए इक्वल्स टू बी होगा। ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 15। और प्रॉपर्टी 17 थी कि अगर लॉग ए बेस बी इज इक्वल्स टू एन है, तो हम क्या बोलते हैं, लॉग का इंटरप्रिटेशन ही ये है कि भाई ये जो बेस है इसकी पार ये नंबर रेस करने से हमें ये नंबर मिलेगा। इसका इंटरप्रिटेशन ये है, तो हम क्या बोलेंगे कि बी की पार एन रेस करने से हमको ए मिलेगा। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं कि log 8 बेस 2 की वैल्यू क्या होगी, तो भाई 2 की पावर में किस नंबर से रेस करूं कि आंसर 8 आ जाए, 3 से, तो log 8 बेस 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी थी। आइए जी, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिख रहा है एक साइड पे लॉग है और एक साइड पे लॉग नहीं है, एक साइड पे लॉग है एक साइड पे लॉग नहीं है, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 70। मैंने आपको याद करो बोला था कि अगर लॉग के क्वेश्चन में इक्वल्स टू साइन है तो हिंट नंबर 1 बताया था कि प्रॉपर्टी 15 या 17 का यूज करो। 15 का यूज कब करता है, जब दोनों साइड लॉग हो, और 17 का यूज करता है जब एक साइड लॉग हो। इस क्वेश्चन में इक्वल्स टू साइन के एक ही साइड पे लॉग है, दो साइड पे नहीं है, तो प्रॉपर्टी 17 का यूज करेंगे। बट 17th प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए हमें एक ही लॉग चाहिए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे 2 लॉग हैं। अब हम लोगों ने देखा कि भाई log a माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, तो हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करी। log, हमने इसको मान लिया a और इसको मान लिया b, तो log a माइनस लॉग बी होता है log a अपॉन बी। अच्छा, a के अंदर मैं x कॉमन ले रहा हूँ, तो ब्रैकेट में बचा x प्लस 1, ये हो गया a अपॉन बी, x प्लस 1, और बेस क्या है, बेस 4 है, और अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड 2 है। अब x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो log x बेस 4 इज इक्वल्स टू 2 आ गया। अब अप्लाई करते हैं वाली प्रॉपर्टी, क्या है प्रॉपर्टी कि जो बेस 4 है इसकी पावर 2 रेस करने से हमें क्या मिलेगा, हमें x मिलेगा, यानी कि 4 पावर 2 इज x, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई, 16, 4 स्क्वायर इज 16 आ गया। अगला अगला क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का। इफ द नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ इज 17%, आपका रेट ऑफ ग्रोथ 17% है और इन्फ्लेशन 9% है, तो अगर आपकी सैलरी इस साल 100 रुपए थी, तो एक साल बाद
अगर रेट ऑफ इंक्रीमेंट 17% है तो 117 हो गई। बट अगर इस साल 1 किलो चावल 100 रुपए के आते थे, तो इन्फ्लेशन की वजह से 1 किलो चावल 1 साल बाद कितने के आएंगे? 109 रुपए के आएंगे। ठीक है ना। तो अगर आप आज ही अपनी सैलरी से 1 किलो चावल खरीद लेते हो तो आपके पास 0 रुपीज बचते हैं, क्योंकि 1 किलो चावल भी 100 रुपए के और सैलरी भी 100 रुपए है। बट अगर आप ये सैलरी इन्वेस्ट करके 1 साल बाद 1 किलो चावल खरीदते हो और इन्वेस्ट कर देते हो 17% पर, तो 1 साल बाद आपके पास 117 रुपए होंगे और चावल आ रहे होंगे 109 रुपए के। तो कहीं ना कहीं आपके पास 8 रुपए एक्स्ट्रा बचेंगे। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ ग्रोथ है एक तरीके से बोल सकते हैं 8% है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, नॉमिनल रेट में इन्फ्लेशन माइनस कर देंगे, तो आपका रेट ऑफ ग्रोथ आ जाएगा विच इज 8%। ये इफेक्टिव है। ठीक है ना। फॉर द फर्स्ट 5 years इफ पी बी द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी जो है वो पी है एट द प्रेजेंट ईयर, देन द जीडीपी आफ्टर 6 years, 6 साल बाद की जीडीपी क्या होगी? तो भाई हमको पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम। प्रिंसिपल यहाँ पर अभी हम करंट ईयर की जीडीपी ले लेते हैं, और इस क्वेश्चन में करंट ईयर की जीडीपी पी ही है, तो पी ही रहने देते हैं। रेट जो है 8% निकला है, और हमें बताना है 6 साल बाद की जीडीपी क्या होगी। 6 साल बाद की जीडीपी क्या होगी? तो भाई P मल्टीप्लाई बाय 1.08 टू द पावर 6। तो भाई 1.08 टू द पावर 6 अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 1.08 मल्टीप्लाई बाय 1 और 6 बार इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, तो आंसर आ गया 1.5868। 1.5868 इंटू पी क्या होगा? 1.5868 पी हो जाएगा। तो 1.5868 को लोगों ने राउंड ऑफ करके क्या कर दिया? 1.587 पी कर दिया। ए ऑप्शन आ गया। सुपर इजी क्वेश्चन। आओ जी अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 years। आपको 3 साल बाद की पॉपुलेशन पता करनी है। व्हेन प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 25,000 रुपए, 25,000 रुपए कह रहा हूँ, 25,000 पॉपुलेशन रुपए में नहीं हो सकती। एंड द पॉपुलेशन इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 3% इन फर्स्ट ईयर, 4% इन सेकेंड ईयर एंड 5% इन थर्ड ईयर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टाइम। बट इस क्वेश्चन में एक रेट नहीं है, 3 रेट है। तो 3 रेट है, तो R1 टू द पावर T1, 1 प्लस R2 अपॉन 100 टू द पावर T2, 1 प्लस R3 अपॉन 100 टू द पावर T3। अब आपको पता है कि प्रिंसिपल तो एक तरीके से हम पॉपुलेशन को हम मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में 25,000 पॉपुलेशन ही 25,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है, दूसरे साल का 4% है, पांचवें साल का सॉरी तीसरे साल का 5% है। हम जानना चाहते हैं कि 3 साल बाद हमारे कितने रुपए हो जाएंगे। ठीक है ना। तो वही जो आंसर आएगा उतनी ही पॉपुलेशन भी हो जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन भी वैसे ही बढ़ रही है। ठीक है ना। अब करते हैं वैल्यूज पुट करते हैं। R1 है आपका 3%, तो 1 प्लस 3 अपॉन 100 1.03 होता है। टाइम 1 कितने टाइम के लिए 3% रेट है? 1 साल के लिए। फिर 1 प्लस 4 अपॉन 100, R2 कितना है? 4 है, तो 1.04 कितने सालों के लिए? 4% रेट है, 1 साल के लिए। T2 भी 1 हो जाएगा। फिर 1.05 टू द पावर 1 इसी तरीके से आ गया। अब आपको कैलकुलेटर पे क्या करना है? 25,000 मल्टीप्लाई बाय 1.03 मल्टीप्लाई बाय 1.04 मल्टीप्लाई बाय 1.05, तो आपका आंसर आ जाएगा 28119। 28119 ऑप्शन आ गया। सुपर इजी क्वेश्चन। फिफ्थ, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1500। आपकी एन्युटी 1500 रुपए की है, यानी आपका फी कैश फ्लो पर पीरियड हो गया 1500, मेड एनुअली फॉर 5 years एट द इंटरेस्ट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली, और आपको गिवन है 1.1 टू द पावर 5 की वैल्यू। आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालनी है। आपने 5 साल तक 1500 रुपए डिपॉजिट करे हैं, तो आपने टोटल डिपॉजिट कितना कर दिया? 7500 रुपए। तो इसकी जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी है, यानी इस पे इंटरेस्ट एडअप करने के बाद, इंटरेस्ट एडअप करने के बाद कितना बनेगा? 7500 से ज्यादा ही बनेगा। देखो हर एक ऑप्शन 7500 से ज्यादा ही है, इसलिए ठीक है ना। ये नॉर्मल, इसका कोई काम नहीं है वैसे इस एनालिसिस का, बट ऐसे ही मैंने समझा दिया आप लोगों को। अब सुनेगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला होता है सी ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर। अब सी यानी कि कैश फ्लो पर पीरियड 1500 है। 1 प्लस आर रेट कितना है? 10%, तो 1 प्लस 10 अपॉन 100 यानी कि 1.10 टू दी पावर n। n कितना है? 5 years। कितनी इंस्टॉलमेंट्स आप पे करोगे? 1500 की 5 साल तक करो, 5 बार पे करोगे, तो n होता है नंबर ऑफ पेमेंट्स, माइनस 1 अपॉन आर। आर है
10% यानी 10/100 यानी कि 0.10। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे 1.1 इंटू 1 किया, पहले 1.1 इंटू 1 और 5 बार इक्वल्स टू प्रेस किया, तो मेरा ये आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5। फिर क्या इसमें -1, फिर क्या डिवाइड बाय 0.1, डिवाइड बाय 0.1, फिर पूरा ब्रैकेट का आंसर आ गया मेरी स्क्रीन पे 6.1051 इक्वल्स टू प्रेस करने के बाद, और अब मल्टीप्लाई बाय 1500, तो आंसर आ गया 9157.65, 9157.65 दी आंसर। वेरी गुड। आइए 6th क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड पेबल हाफ ईयरली। आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। हमको पता है इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला होता है 1 + R/100 इंटू m टू दी पावर m -1। तो भाई 1 प्लस रेट है 8% अपॉन 100, m होता है एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है, क्योंकि कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है तो साल में 2 बार होगी, 6 महीने में, साल में 2 बार, तो इनटू 2 नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इफ डन इन अ ईयर इज m। अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली होता, पेबल क्वार्टरली लिखा होता तो m की वैल्यू 4 हो जाती, पेबल मंथली लिखा होता है m की वैल्यू 12 हो जाती, ठीक है ना। तो 8/2 4 होता है और 4/100 0.04 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 1.04, 1.04 इंटू 1 कितनी पार है, 2 बार इक्वल्स टू प्रेस करो, 2 बार इक्वल्स टू प्रेस किया, -1 कर दो, लो जी आपका आंसर आ गया 0.0816। परसेंटेज में हो जाएगा 8.16, परसेंटेज में लिखने के लिए आप इंटू 100 कर दो, तो 8.16 आपका डी ऑप्शन आ गया। सुपर इजी क्वेश्चन, सुपर इजी। 7th, a sum if the sum of terms of an AP is 2n square, the fifth term is, बोल रहे कि AP है, ठीक है ना, इसकी 5वीं टर्म बताओ क्या होगी। द सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी एस एन आपको गिवन है 2n स्क्वायर है, तो बेटा S1 का मतलब क्या है, पहला टर्म, तो n की जगह 1 डाल दो, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 इज 2, तो पहली टर्म आ गई 2। S2 का क्या मतलब है, पहली 2 टर्म्स का सम, पहली 2 टर्म्स का सम, तो n की जगह 2 डाल दो, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8। अब अगर पहली 2 टर्म्स का सम 8 है तो दूसरी टर्म 6 रही होगी, क्योंकि 2 + 6 ही तो 8 होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से S3 क्या होगा, पहले 3 टर्म्स का सम 18। अब अगर ये 18 है, अगर ये 18 है और ये 18 क्या है, पहली 3 टर्म्स का सम है, और पहली 2 टर्म्स क्या है, 2 6 8, तो ये कितना होगा 10 होगा। और आप देख भी सकते हो कि कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 4 का है, तो अगली टर्म क्या होगी 14 और उसकी अगली टर्म क्या होगी 18। अब ये बोल रहे हैं कि 5th टर्म क्या होगी 18, आ गया, इजी, ठीक है ना, वेरी इजी। अगला, द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड आर्टिकल सो दैट वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ऑड इवन वाला। मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे। पहला स्टेप होता है ऑड इवन वाले क्वेश्चन के अंदर कि वॉवल्स को और कॉन्सोनेंट्स को आप अलग अलग कर लो, ठीक है ना, अलग अलग कर लो। तो ARTICLE, आपने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को अलग अलग कर लिया। ऑड इवन वाले क्वेश्चन में बेटा, ऑड इवन वाले क्वेश्चन में अब हमें जितने लेटर्स हैं उतने डैश बनाने हैं। ARTICLE कितने अल्फाबेट से, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर ऑड पोजीशन, इवन पोजीशन, ऑड पोजीशन, इवन पोजीशन, ऑड पोजीशन, इवन पोजीशन और ऑड पोजीशन। वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, वॉवल्स को इवन प्लेसेस ऑक्यूपाई करवाने हैं। वॉवल्स हैं कितने, 3, इवन प्लेसेस कितनी है 3 वॉवल्स, 3 इवन प्लेसेस। तो बताओ 3 इवन प्लेसेस 3 वॉवल्स के लिए कितने तरीके से सिलेक्ट की जा सकती है, एक तरीके से, यानी एक ही तरीका है कि आप ये वाली और ये वाली प्लेस सेलेक्ट करो, यहीं पे वॉवल आ सकते हैं, कहीं और आ ही नहीं सकते, ठीक है ना। ये तो हो गया, हम 3 में से 3 प्लेसेस कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगला स्टेप, अगला क्या करना है कि भाई 3 जगह पे 3 वॉवल्स कितने तरीके से लिखे जा सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, यानी कि अरेंजिंग 3 वॉवल्स इन 3 सेलेक्टेड स्पेसेस, 3 फैक्टोरियल। और फिर आखिरी बच गई कितनी जगह, 4, और कॉन्सोनेंट्स भी कितने हैं 4, तो 4 जगह पे 4 कॉन्सोनेंट्स कितने तरीके से आ सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आपका आंसर होगा 1 इंटू 6 इंटू 24, कितना आ जाएगा 24 इंटू 6 144 होता है, ठीक है ना, तो 144 आपका आंसर आ गया, खत्म। आपको मैंने जब PNC कराया था तो उसके अंदर दूसरी क्लास में मैंने आपको ट्रायंगल वर्ड के साथ 8 एक्सपेरिमेंट्स करवाए थे,
ठीक है ना। और वो 8 एक्सपेरिमेंट में बोला था अच्छे से कर लो, ये 8 एक्सपेरिमेंट अगर आपने कर लिए तो पीएनसी के ज्यादातर क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे, क्योंकि जनरली उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। उसके अलावा भी बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ा है बट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब भी पढ़ना है बट उस पर ज्यादा फोकस करना है। और ये केस उसी में से केस है, ऑड इवन वाला, ठीक ना। आइए जी, 8 क्वेश्चन हो गए। अच्छा, इसका आंसर 144 बी ऑप्शन आ गया। हाँ, आइए जी, नाइन्थ क्वेश्चन है, इफ z, लेट z बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ टू सेट। तो z तो आपका जो है वो यूनिवर्सल सेट है, तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट z, ठीक है ना, ऑफ टू सेट ए एंड बी। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 300 है, ये सेट ए है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 400 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड बी 200 है। तो अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो सेट ए एंड सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 200 हैं। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 300। अगर ए सर्कल में 300 है और ए सर्कल में 200 ऑलरेडी आ गया है, तो यहाँ पर कितना आएगा? और 100। और सेट बी में अगर 400, सेट बी में 200 ऑलरेडी आ गया है, देखो बी वाले सर्कल में 200 ऑलरेडी आ गया, तो कितने बचे? 200, ठीक है ना। तो अब आगे बोलता है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इफ इक्वल्स टू। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि ओके ओके, अब आप सुनिएगा डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या है? ये थोड़ी लैंग्वेज में मिसप्रिंट है, देन लिख दी यहाँ पर, एंड लिखा होना चाहिए। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इफ इक्वल्स टू 400 प्रोवाइडेड एंड जेड इज, और बताना है कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, यानी इस डब्बे के अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं। अगर हम लोगों से ये पूछता नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, तो हम आंसर देते 100 प्लस 200 प्लस 200 500। बट इसने हमसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी पूछा नहीं है, इसने हमसे पूछा कुछ और है। अब अगर डी मॉर्गन लॉ हम लगाए तो हमको पता है कि ए यूनियन बी डैश का फॉर्मूला ये होता है, याद है? अगर हम डैश, अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं तो एन के ऊपर डैश आता है, बी के ऊपर डैश आता है, ए डैश बी डैश आ गया, और जब यूनियन के ऊपर डैश आता है तो इंटरसेक्शन हो जाता है। याद है? ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। अब ये आपको गिवन है 400। अब क्वेश्चन इज ए यूनियन बी, मतलब कि ये सर्कल्स वाला एरिया, तो इसका डैश क्या हो जाएगा? इसका डैश क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी डैश क्या हो जाएगा? सर्कल्स के बाहर वाला एरिया। यानी यहां पर कितने एलिमेंट हैं? 400। क्लियर है? देखो यहाँ पर 400 एलिमेंट है और सर्कल्स के अंदर 500 एलिमेंट है, तो टोटल एलिमेंट 900 हो गए। बस वही आंसर हो जाएगा। ये एलिमेंट कितने हैं? 400, और इस सर्कल्स में कितने हैं? 500। तो टोटल एलिमेंट इस बॉक्स के अंदर, जेड के अंदर, जेड मतलब कि ये टोटल बॉक्स, बॉक्स के अंदर येलो वाला पार्ट भी है, सर्कल वाला पार्ट भी है। कितना हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट इन जेड इज 900। आ गया आंसर। अगला, in a group of student 80 can speak Hindi, 60 can speak English and 40 can speak Hindi and English both, then the number of student। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। कितने हिंदी वाले हैं, इंग्लिश वाले हैं? तो 80 कैन स्पीक हिंदी, 60 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 40 कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, तो यहाँ पे तो आ गए 40। अब हिंदी वाले 80 हैं, बट हिंदी वाले सर्कल में 40 ऑलरेडी आ गया, तो 40 बचा हुआ आएगा यहाँ पर, और इंग्लिश वाले सर्कल में 60 40 ऑलरेडी आ गया, तो 20 आ गया यहाँ पर। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होगा? टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? 40 प्लस 40 प्लस 20 100 हो गए। हम ये मान के चलते हैं कि ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं जो ना हिंदी बोल पाता ना इंग्लिश बोल पाता, यानी ये जो आउटर एरिया है, यानी सैंपल स्पेस के अंडर बट सर्कल्स के बाहर वाला जो एरिया है, यहाँ पर कोई एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो हम कुछ मान तो सकते नहीं, तो असम्पशन ये होगा यहाँ पे कोई नहीं है। आइए जी, अगला, एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और जी एक्स आपका 2x प्लस 3 है, तो गॉफ 3 कितना होगा? मेरी बुक का ही क्वेश्चन आ गया भाई दोबारा। अब देखो, गॉफ 3 का मतलब क्या होता है? जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना। जी ऑफ, पहले तो गॉफ एक्स का मतलब ये होता है, बट यहाँ पे गॉफ एक्स ना होकर के गॉफ 3 है, तो गॉफ 3 का मतलब क्या होता है? जी ऑफ एफ 3, ये इसका मतलब होता है, ठीक है ना, जी ऑफ एफ 3। बट पहले हम जी ऑफ एफ एक्स निकालते हैं, ठीक है ना, फिर एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह 3 पुट करेंगे तो जी ऑफ एफ 3 आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि आपका जो जी वाला फंक्शन है, ठीक है ना, नॉर्मली हम क्या लिखते हैं? जी एक्स लिखते हैं, देखो ये लिखा है जी एक्स, बट ये क्या लिखा है? जी के आगे एक्स लिखने की जगह एफ एक्स लिखा है, और एक्स होता क्या है? ये इनपुट होता है। एक्स क्या होता है? इनपुट होता है। अब यहाँ पर इनपुट चेंज होकर के क्या हो गया है? एफ एक्स हो गया है। जी वाले फंक्शन में इनपुट एक्स की जगह क्या हो गया है? एफ एक्स हो गया है। वही आपको करना है जी वाले फंक्शन में, यानी कि इस फंक्शन में इनपुट जो एक्स है, इस एक्स को रिप्लेस करना है आपको एफ एक्स से, तो भाई 2 आ गया एफ इट इज, प्लस 3 भी आ गया एफ इट इज, बट एक्स जो था एक्स
अब x ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, x की जगह देखो, x की जगह क्या लिखा है, fx लिखा है, fx लिखूंगा और fx क्या है, x स्क्वायर माइनस 1 है। तो ये आपका g ऑफ fx, गो ऑफ x आ गया। तो ब्रैकेट खोल देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, तो 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 अब ये आपका गॉफ x है, तो गॉफ 3 कितना होगा, तो आपको इसमें क्या करना है, x की जगह 3 डाल देना है, ठीक है ना। तो आपका g ऑफ fx तो ये था। अब अगेन देखो ये इनपुट होता है, तो आपका अभी इनपुट x था, देखो इनपुट अभी आपका यहाँ पर x था, बट आपको इनपुट 3 कर देना है, तो बेटा इसमें 3 डाल दो, तो क्या हो जाएगा 2, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, 18 प्लस 1 19, 19 आ गया आपका डी ऑप्शन, सुपर इजी। अब ये जो क्वेश्चन है ये है थोड़ा सा तगड़ा, देखने में तो तगड़ा ही लग रहा है, सॉल्व करने में तगड़ा नहीं है, सॉल्व करने में आसान है, ठीक है ना। अभी देखो इसको कैसे करना है, ध्यान से सुनना। अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। 2 पावर 3x को क्या मैं 8 पावर x लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो बेटा 2 पावर 3 कितना होता है 8, ठीक है ना, 2 पावर 3 कितना होता है 8, तो 2 पावर 3 8 और फिर x को पार में ही रहने दो, क्या दिक्कत है। बेसिकली 2 पावर 3x को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और 2 पावर 3 होता है 8, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल। इसी तरीके से 3 पावर 2 होता है 9, तो इसको आप 9 पावर x लिख सकते हो, और ऐसे ही 5 पावर x 5 पावर x ही रहेगा। अब क्योंकि बेस पावर सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे 8 इंटू 9 इंटू 5 होल टू दी पावर x, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 360, 72 इंटू 5 360 होता है, 360 टू दी पावर x। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया। आपको पता है a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a टू दी पावर x अपॉन लॉग a, तो a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a टू दी पावर x अपॉन लॉग a कितना है 360 है प्लस c, आ गया आंसर भाई। अब देखो 360 पावर x किससे निकला, इससे निकला, इसी को तो सॉल्व करके आया, तो क्या मैं इसकी जगह वापस ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया 360 पावर x को लिखा, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है भाई, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखो सीधा, ये लिखो, क्योंकि इसी को सॉल्व करके ये आया, इसी को सॉल्व करके आया और इसी को सॉल्व करके ये आया, तो हम इसको वापस से ओरिजिनल फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हो जाएगा 2 पावर 3x मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 5 पावर x, तो 360 पावर x को तो मैंने ऐसे लिख दिया अपॉन लॉग ऑफ 360, लॉग ऑफ 360 प्लस सी, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन देखने में तगड़ा था, बट उसको हमने बहुत ही ईजी कर दिया और एक ही प्रॉपर्टी से सॉल्व हो गया, ठीक है ना। और ईजी करने के लिए हमने इंडेक्सेस का भरपूर यूज किया, ये इंडेक्सेस का ही कॉन्सेप्ट है जो हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। आओ जी अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन बोलता है मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फिक्स्ड कॉस्ट इज 0, फाइंड द टोटल प्रॉफिट। बताओ जी, आपको प्रॉफिट फंक्शन निकालना है और आपको पता है प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, आर एक्स माइनस सी एक्स, रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। अब रेवेन्यू फंक्शन कैसे निकलता है, आर एक्स कैसे निकलता है, ये निकलता है इंटीग्रेट करके मार्जिनल रेवेन्यू को। अगर आप आर डैश एक्स यानी मार्जिनल रेवेन्यू को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल रेवेन्यू फंक्शन। आपको पता है टोटल रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करके मार्जिनल रेवेन्यू मिलता है, और मार्जिनल रेवेन्यू को इंटीग्रेट करके वापस टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं, अपोजिट्स होते हैं, ठीक है ना। तो हमें बेसिकली इंटीग्रेट करना है 30 को, तो इंटीग्रेशन ऑफ 30 क्या होगा, 30x, क्लियर हो गया, इजी है, गुड। और इसके अलावा इसी तरीके से कॉस्ट फंक्शन कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। अगर कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करके मार्जिनल कॉस्ट आता है तो मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करके कॉस्ट आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 8 प्लस 6x, 8x प्लस 6x का इंटीग्रेशन होगा 6x स्क्वायर बाय 2, 6x स्क्वायर बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट बेटा 0 है, क्वेश्चन ने बोल ही रखा है, तो फिक्स्ड कॉस्ट आपका वो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट 0 हो गया यहाँ पर, तो आपको प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बट यहाँ पर आप जरूर प्लस सी लिख सकते हो, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट 0 है, बट रेवेन्यू फंक्शन में इसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं आता, कॉस्ट फंक्शन में आता है, कॉस्ट फंक्शन में जो कांस्टेंट होता है वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट ही होती है। बट अगर मुझे पता है, अगर मेरा रेवेन्यू फंक्शन बेटा 30x प्लस सी है,
मुझे पता है कि अगर मैं 0 यूनिट बेचूंगा तो मेरा रेवेन्यू कितना होगा, 0। अगर मैं कुछ बेचूंगा ही नहीं तो मेरा रेवेन्यू कितना होगा, 0। तो अगर आप आर एक्स में एक्स 0 डाल देते हो तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो फी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है ना, फी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब फी 0 आ ही रहा है तो लिखो ही मत भाई, हटा दो यहाँ से फी को, खत्म करो। अब आपको बताना है प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो 30x में माइनस कर दो 8x प्लस 3x²। तो आपका पी एक्स यानी प्रॉफिट फंक्शन होता है रेवेन्यू फंक्शन, जो कि 30x है माइनस 8x प्लस 3x² यानी कि कॉस्ट फंक्शन। तो 30x माइनस 8x होता है 22x, और माइनस जब ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर भी आएगा माइनस 3x²। कौन सा ऑप्शन आ गया, बी आ गया। सुपर इजी क्वेश्चन, ठीक है, सुपर इजी। आई जी, मैंने तो बहुत टाइम लगा दिया उसको सॉल्व करने में, क्योंकि मैं एक एक चीज़ समझाई। बट अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आता है तो इसको करने में हार्डली 30 सेकंड्स लगेंगे। मतलब इन शॉर्ट आप इसको देख कर ही कर लोगे। आपको दिख रहा है कि 30x होगा, ये 8x प्लस 3x² होगा। तो जब 30x में 8x जाएगा तो 22x बचेगा, और क्योंकि माइनस होगा तो 3x² एज इट इज हो जाएगा। तो देखो 22x माइनस 3x² आ जाएगा। मतलब ये चीज़ आप विद इन 30 सेकंड सिर्फ एनालाइज करके बिना कुछ लिखे भी कर सकते हो। इतना ईजी क्वेश्चन है। आइए जी, अगला क्वेश्चन, इसको रब कर रहा हूँ मैं, 14th। ये बोलता है कि भाई एक इनइक्वालिटी ये है, एक इनइक्वालिटी ये है, एक्स की वैल्यू फाइंड करो जो इन दोनों को सेटिस्फाई करती हो, जो इन दोनों को सेटिस्फाई करती हो। तो पहले इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। 2x को 3x के पास ले जाते हैं, 2 को 5 के पास लेके आते हैं। तो 5 2 5 के पास जाएगा -2 होगा, तो 5 - 2 इज 3 इज ग्रेटर देन 2x 3x के पास जाएगा, 3x - 2x होता है x। यानी पहले इनइक्वालिटी से आपका ये निकलेगा कि x की वैल्यू 3 से बड़ी है। दूसरी को सॉल्व करते हैं। अगेन 2x को 4x के पास ले जाते हैं, -5 को -3 के पास ले जाते हैं। तो -5 जब -3 के पास जाएगा तो +5 हो जाएगा, 5 - 3 हो जाएगा 2 इफ लेस देन इक्वल्स टू। जब 2x 4x के पास जाएगा तो 4x - 2x 2x। अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 कर दोगे तो 1 इफ लेस देन इक्वल्स टू x आ जाएगा। इन शॉर्ट x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है। अब बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 1 से बड़ा है बट 3 से, 1 या 1 से बड़ा है बट 3 से छोटा है। वो मिसप्रिंट हो गया, ये -2 होना चाहिए था जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है ना, अगर किसी एक जगह -2 होना चाहिए था, या तो सी में या डी में। ठीक है ना, किसी एक जगह, और आंसर इसका 2 है बेसिकली। ठीक है ना, क्योंकि माइनस तो हो नहीं सकता, क्योंकि आंसर एक्स जो है वो 1 या 1 से बड़ा है, एक्स इज मोर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, एक्स 1 या 1 से बड़ा है तो नेगेटिव आंसर तो ही नहीं सकता, और एक्स 3 से छोटा भी है तो आंसर 4 भी नहीं हो सकता। इजी। और आप फर्दर क्या करो, इस 2 को है ना पुट करके देखो इधर और इधर, तो देखो दोनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होंगी दोनों। अगर आप 2 इधर पुट कर दो तो 2 × 2 इज 4, 4 + 5 इज 9। क्या 9 3 × 2 6 + 2 8 से बड़ा होता है क्या, 9 8 से बड़ा होता है बिल्कुल। अब यहाँ पे 2 पुट करो, 2 2 का 4, 4 - 3 1। क्या 1, अब यहाँ पे भी पुट करो 8 - 5 3। तो क्या 1 3 या 3 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है। ऑप्शन से भी कर सकते हो बिल्कुल। अगर आप 4 पुट करोगे उसमें तो यही सेटिस्फाई नहीं होगा। 4 2 से 8 + 5 13 इज मोर देन 4 3 से 12 + 2 14। क्या 13 14 से बड़ा होता है, नहीं होता। ठीक है ना, तो ऐसे भी कर सकते हो। आइए जी, अब आ गया 15th क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ स्कूटर इज 1 लाख, फाइंड इट्स डेप्रिसिएशन। वही मिसप्रिंट है थोड़ा। इट्स डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम, कैलकुलेट टोटल डेप्रिसिएशन वैल्यू एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। ठीक है ना, फाइन गलत लिख दिया लोगों ने। तो आपको बहुत अच्छे से पता है डेप्रिसिएशन की, मैंने आपको ट्रिक बताया था कि भाई आप 1 में माइनस कर दो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो 1 - 10% कितना होता है, 0.9। 10% यानी कि 10/100, % हटा देता हूँ तो 10/100 कितना होता है, 0.1। 0.1 तो 1 - 0.1 कितना होता है, 0.9। तो मैंने आपको बोला कि 1 में 10% माइनस करोगे तो 90% बचेगा, 0.9 बचेगा। तो आपको क्या करना है, पहले ये 0.9 कैलकुलेटर पे टाइप कर लेना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, कॉस्ट ऑफ मशीन से, यानी मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। और फिर जितनी क्वेश्चन में सालों की रिक्वायरमेंट है, जितने साल बाद की WDV निकालनी उतनी बार इक्वल्स टू प्रेस करना है, 7 बार इक्वल्स टू प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7। मेरा आंसर तो 4782.969 आ रहा है। ये आ गया आपका ए ऑप्शन। ठीक है ना, 0.9 इंटू, दोबारा बताता हूँ, 1 लाख, और जितनी पावर है उतनी बार इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7। पहले 0.9 टाइप करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर 1 लाख, फिर 7 बार इक्वल्स टू।
अच्छा ठीक है, हाँ 7 बार करना है, ठीक है। चलो आपको सिंपली यही करना है जो यहाँ पे लिखा है, एग्जैक्टली यही बटन आपको कैलकुलेटर पर प्रेस करना है, इससे ना एक ज़्यादा ना एक कम। 0.9 मल्टीप्लाई बाय 1,00,000 7 बार इक्वल्स टू, ना एक ज़्यादा ना एक कम। ये ट्रिक मैंने आपको क्लासेस में बताई है वैसे। आइए जी, फाइंड आउट दी रॉन्ग नंबर। 2 10 मेरे ख्याल से ये होगा, क्योंकि आप अगर आप 10 को इग्नोर कर दो, 18 इंटू 3 54, 54 इंटू 3 162, 162 इंटू 3 486, और 486 इंटू 3 1458 होता है, ये मुझे पता है। अब 2 इंटू 3 यहाँ पर अगर 6 होता तो 6 इंटू 3 18, देखो कॉन्टिन्यूएशन बन जाता, यानी हर एक नंबर मल्टीप्लाई बाय 3 करके आ रहा है, यानी 10 रॉन्ग वन आउट हो गया, ऑड वन आउट हो गया, 10 की जगह 6 होना चाहिए था। तो देखो इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करके आपकी पूरी सीक्वेंस बन जाएगी। आइए जी ये वाला करते हैं। दिल्ली इफ कैपिटल का कोड है 5759, कैपिटल ऑफ ब्यूटीफुल का 369, कैपिटल दिल्ली इज ब्यूटीफुल का 615, एंड पटना इज ऑल्सो कैपिटल का 924। व्हाट इज द कोड फॉर ब्यूटीफुल? तो आपको सिंपल काम करना है, ढूंढना है ब्यूटीफुल है का। दिल्ली इस कैपिटल में ब्यूटीफुल नहीं है, कैपिटल आर ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुल है, और दिल्ली इज ब्यूटीफुल में भी ब्यूटीफुल है। अब इन दो स्टेटमेंट में ब्यूटीफुल के अलावा कोई और वर्ड कॉमन है क्या? नहीं, कैपिटल आर है यहाँ पर और इफ कोडेड है, तो इनके कोड्स में क्या कॉमन है? इधर भी 6 आ रहा है, इधर भी 6 आ रहा है, तो ब्यूटीफुल का कोड हो जाएगा 6। ठीक है ना? इस टाइप का क्वेश्चन मेरी बुक में भी है, आपको याद होगा, लीव्स आर ग्रीन वाला, याद है? तो इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ कंपैरिजन करके देखना है कि भाई कैपिटल आर ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुल आ रहा है, दिल्ली ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुल आ रहा है, और इन दो स्टेटमेंट में से ब्यूटीफुल ही कॉमन है। कैपिटल आर इधर है बट इधर नहीं है, इफ, और दूसरा का है दिल्ली इफ यहाँ पर है पर इफ स्टेटमेंट में नहीं है। तो आपको देखना है कि इनके कोड्स में क्या कॉमन है, जो कॉमन है वो ब्यूटीफुल को रिप्रेजेंट करेगा। 6 ही कॉमन है, बाकी 75 इधर है, इधर नहीं है, 39 इधर है, उधर नहीं है। चलो तो इसका आंसर हो जाएगा 6। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे। पॉइंटिंग टुवर्ड्स फोटोग्राफ, विनोद सेड, फोटोग्राफ को देखते वक्त विनोद ने कुछ बोला, शी इज द डॉटर ऑफ माई वाइफ मदर्स ओनली डॉटर, हाउ इज विनोद रिलेटेड टू द गर्ल इन द फोटोग्राफ? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो एक काम करते हैं, बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ विनोद सेड, देखो जो भी बात बोली है विनोद ने बोली है। शी इज द डॉटर, एक फोटोग्राफ में कोई तो लड़की है और ये बोल रहा है शी इज द डॉटर, किसकी डॉटर है? ऑफ माय, यानी विनोद की, माय मतलब कि विनोद की वाइफ की मम्मी की लौती डॉटर की, डॉटर ऑफ माय वाइफ मदर्स ओनली डॉटर। सुनो, अगर ये विनोद है, ठीक है ना, तो डॉटर ऑफ माय वाइफ मदर, अगर ये विनोद है तो विनोद की पहले वाइफ बना देते हैं, अगर ये विनोद है तो विनोद की वाइफ है, ठीक है ना। माय वाइफ यानी इसकी वाइफ मदर्स ओनली डॉटर, इसकी मदर की इकलौती डॉटर है, नहीं खुद ही हो गई, और इसकी डॉटर है ये, इसकी डॉटर है ये, तो ये फोटोग्राफ वाली लेडी को हम नीचे बना देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं, वो फोटोग्राफ वाली लेडी हो गई, ठीक है ना। अब हाउ इज विनोद रिलेटेड टू द गर्ल इन द फोटोग्राफ? तो गर्ल इन द फोटोग्राफ ये है, और आपको बताना है विनोद इसका क्या लगेगा? फादर लगेगा, सिंपल, ठीक है। मतलब अगर आप इसको ध्यान से देखो शांत दिमाग से तो ऐसे ही समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ से देखोगे ना, विनोद बोल रहा है माय वाइफ मदर ओनली डॉटर, सिर्फ इस बात पे फोकस करो। विनोद बोल रहा है माय वाइफ, मेरी पत्नी की मदर की लौती बेटी, यानी मेरी पत्नी, और उसकी डॉटर है वो लड़की जो फोटो में है, तो मेरी पत्नी की डॉटर यानी मेरी डॉटर, सिंपल। तो डॉटर के लिए मैं कौन हूँ? फादर। क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि विनोद उसको क्या बोलेगा, क्वेश्चन बोला वो डॉटर विनोद को क्या बोलेगी। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी रिलेटेड टू लिखा होता है क्वेश्चन में, हमेशा रिलेटेड टू लिखा होता है जनरली, तो रिलेटेड टू के बाद जो है वो आप बन जाओ इस क्वेश्चन में। तो रिलेटेड टू के बाद क्या लिखा है? गर्ल इन द फोटोग्राफ, तो आप गर्ल इन द फोटोग्राफ बन जाओ, और रिलेटेड टू से पहले जो लिखा है ये आपको बताना है आपके लिए कौन है। रिलेटेड टू से पहले ये लिखा है, ये उस पर्सन की बात की गई है, ये आपके लिए कौन है, आंसर आ जाएगा। आइए, ये तो इजी सा लग रहा है, और है ही डायरेक्शन टेस्ट, है ही इसी चैप्टर, इजी लगेगा भी इजी। संजय स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट, आओ जी वेस्ट गया, ये रेड वाला वेस्ट है। आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ तक है, ठीक है ना। ही टर्न टू द राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर, फिर ये 10 किलोमीटर गया, मान लेते 10 है ये,
ठीक है ना। अगेन ही टर्न टू द राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर, फिर वो राइट मुड़ा और 5 किलोमीटर वॉक किया, मान लेते हैं 5 है, मान लेते हैं 5 है, ठीक है ना। अभी किस डायरेक्शन को देख रहा है बच्चों, ईस्ट को देख रहा है, फिलहाल को ईस्ट को देख रहा है। ही अगेन टर्न टू द राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर, यहाँ तक हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब आफ्टर दिस ही टर्न्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मीन्स राइट, क्लॉकवाइज मीन्स राइट घूमेगा। तो अगर एक बंदा ईस्ट में देख रहा है तो उसका राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा। अब अगर इसको हम बोल रहे हैं कि राइट घूम 135 डिग्री, तो पहले तो हम क्या करते हैं 135 में 90 डिग्री घूमते हैं, 90 डिग्री घूमते हैं, 90 डिग्री घूमते हैं, तो कितने डिग्री बचेगा, 45 डिग्री। अगर वो 90 डिग्री घूमता है तो कहाँ देखेगा बताओ, साउथ में, क्योंकि देखो 90 डिग्री का एंगल है और एक क्लॉकवाइज एंगल है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज देखेगा तो साउथ में, और 45 डिग्री और अगर वो घूमता है क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन में, तो टोटल एंगल कितने डिग्री का हो गया, 135 डिग्री का हो गया, 90 प्लस 45। और अभी किस डायरेक्शन में देख रहा है, ये देख रहा है साउथ वेस्ट, ना साउथ में देख रहा है ना वेस्ट में देख रहा है, साउथ वेस्ट में देख रहा है। तो क्वेश्चन भी वही पूछ रहा है, एंड कवर 10 किलोमीटर इन विच डायरेक्शन शुड ही बी गोइंग, शुड ही इज गोइंग, अजीब ही लैंग्वेज लिखी है। तो यहाँ पर देखो अगर ये अब 10 किलोमीटर यहाँ से घूमने के बाद और चलता है इस डायरेक्शन में, तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, सिंपल, खत्म क्वेश्चन। इफ इन अ कोड माइंड बिकम्स KGLB, argue becomes YPEFC, then what will DIAGRM will be in that code। एक काम करते हैं, हमको पता है इस क्वेश्चन को, मेरी बुक में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो, M का कोड क्या है K, I का क्या है G, N का क्या है L, D का क्या है B। इसी तरीके से ARGUE का कोड क्या है YPEFC। अब हमको दिख रहा है हमें डायग्राम का कोड बताना है, तो D मतलब कि B, तो आपका कोड B से स्टार्ट होगा, और खत्म किससे हो रहा है, एम से खत्म हो रहा है, एम यानी कि के, तो ये के से खत्म होगा। अब बी से स्टार्ट होने वाला, के से खत्म होने वाला कौन कौन से हैं, ये और ये, तो इन दोनों को तो काट दो, इन दोनों को काट दो। अब वाई जी बी जी वाई बी जी वाई दोनों में कॉमन है, तो दूसरे तीसरे को मत देखो, फर्क कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ई और पी में, ई और पी में चौथा 1 2 3 4 चौथा कोड जो है, चौथा कोड का जो चौथा लेटर है DIAG, चौथा कौन सा है, जी है, डायग्राम में चौथा अल्फाबेट जी है, जी का कोड क्या होगा बताओ, जी का कोड क्या होगा, ई, तो 1 2 3 यहाँ पे ई आना चाहिए चौथा, और ई देखो किस में आ रहा है, ए ऑप्शन में आ रहा है, ए ऑप्शन में ई आ रहा है, तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। मतलब मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए ऐसे किया, वरना आप चाहो तो DIAGRAM हर एक लेटर का कोड ढूंढो इनमें से और इनमें से, और लिख दो इसके आगे, तो आपका ए वाला ऑप्शन ही बनेगा। क्लियर है ना। IAG। अब स्टैंडर्ड डिविएशन इफ इंडिपेंडेंट, अब बताओ मेजर ऑफ डिस्पर्शन इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन होता है, चेंज ऑफ स्केल होता है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं पूछ रहा, इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ ओरिजिन होता है, ठीक है ना। चेंज ऑफ ओरिजिन से यानी प्लस माइनस करने से किसी भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, तो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन होता है, सुपर इजी क्वेश्चन। अगला, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी आर बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इज सिंपल डैश ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। बताओ जी, रिग्रेशन कोएफिशिएंट BXY और BYX को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो आर स्क्वायर आता है, याद है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से आर स्क्वायर होता है, तो आर क्या आएगा बताओ, आर क्या आएगा, इनका स्क्वायर रूट। अब आपके पास 2 नंबर से, लेट से 2 है और 4 है, तो बताओ उसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे, 2 × 4 टू द पावर 1/2। तो आपको प्रॉपर्टी भी याद होगी, मैंने आपको बताया भी था कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट रिग्रेशन कोएफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन होता है, याद है ना, ठीक है ना, क्योंकि इन BX और BYX को ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो ऐसे ही निकालोगे, यही होगा ज्योमेट्रिक मीन, और ये क्या है, आर के बराबर है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने करवाया था, तब बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस हैं। टू रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड वन, मैंने आपको बताया था कि 2 रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड करती हैं जब आर की वैल्यू +1 या -1 हो, और 2 रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर होती हैं अगर आर की वैल्यू 0 हो, आर की वैल्यू 0 हो, ठीक है ना, परपेंडिकुलर होंगी जब आर की वैल्यू 0 होगी, कोइंसाइड करेंगी जब आर की वैल्यू +1 या -1 होगी, बुक में मैंने आपको बताया था, वही ये क्वेश्चन है। फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 एंड Q3 और दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज, आपको पता है बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, जल्दी तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड तीनों की वैल्यू क्या होती है, तीनों की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताओ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होते हैं, अगर आपको याद हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऐसा होता है बेल शेप कर्व, और इसके सेंटर ऑफ द कर्व अगर एक नीचे लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर मीन मीडियन मोड तीनों लाई करते हैं, ये जो वैल्यू आती है ये मीन मीडियन मोड तीनों की वैल्यू होती है,
ठीक है ना। अब अगर आपने इस इंफॉर्मेशन से मीन, मीडियन, मोड कुछ भी निकाल लिया तो एक ही बात है, एक ही बात है। अब आप बताओ Q1 और Q3 का यूज करके मीडियन निकल सकता है? आपको पता होगा मीडियन का फॉर्मूला होता है Q1 प्लस Q3 अपॉन 2, Q1 प्लस Q3 अपॉन 2। अगर आपका मीडियन निकल गया और आपको मीडियन ही निकालना है, लो जी मीडियन ही निकालना है, तो और आसान हो गया। अगर मोड भी निकालना होता तो बेटा तब भी यही आंसर होता, मीन भी निकालना होता तब भी यही आंसर होता, याद रखना इस बात को। 54.32 प्लस 76.68 इज इक्वल्स टू डिवाइड बाय 2, 66.59 ये आ गया। याद रखना इस क्वेश्चन है तो मीडियन ही पूछ ले, और मीडियन का तो फॉर्मूला ही ये होता है Q1 प्लस Q3 अपॉन 2। बट अब मीडियन की जगह मोड या मीन भी पूछा होता तब भी सेम आंसर होता, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों सेम होते हैं, ठीक है ना, तीनों सेम होते हैं। देखो देखो जो एक फॉर्मूला होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, आपको अगर ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये फॉर्मूला तब अप्लाई करो अगर आपका डेटा सिमेट्रिकल, आपका परफेक्ट बेल शेप करना हो बेसिकली। अगर आपका कर्व एसिमेट्रिकल है, या तो ऐसा वाला है या फिर ऐसा वाला है, यानी परफेक्ट बेल शेप नहीं है, इस टाइप के डेटा में ये वाला फॉर्मूला काम करता है। इस टाइप के डेटा में ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करता, क्योंकि इस टाइप के डेटा में तीनों इक्वल होते हैं, और जब है ही तीनों इक्वल तो बेटा कैसे काम करेगा ये फॉर्मूला? कर ही नहीं सकता। अरे बात समझिए, आइए जी। तो आपको ध्यान दे लेना है, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है तो मीन, मीडियन, मोड इक्वल होता है, कोई भी एक चीज निकाल लो बाकी चीज पता चल जाएंगी। बट अगर एसिमेट्रिकल लिखा है, फॉर अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर अ एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला काम करता है, क्योंकि फिर तीनों अलग अलग होते हैं, ठीक है, तीनों अलग अलग होते हैं। आइए जी, इन अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n आपको गिवन है 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस इज इक्वल टू 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस, फाइंड p। आपको p अच्छा स्मॉल p आपको निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालना है, स्मॉल p होता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, वो निकालना है। आइए जी, अब बताइए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पहले तो फॉर्मूला याद करो क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेस इज इक्वल्स टू n c x p पार x q पार n माइनस x, यही फॉर्मूला होता है। वेरी गुड। अब क्वेश्चन बोलता है कि n की वैल्यू तो बेटा 4 है, n की वैल्यू 4 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस में 3 टाइम्स का फर्क है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस इज इक्वल टू 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस। और ये वैल्यू पुट करें फॉर्मूले के अंदर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस क्या होगा, n p x, x की वैल्यू 2 है, p टू द पावर x q टू द पावर 4 माइनस 2 कितना होता है बेटा, 2 होता है, इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस, 4 3 3। अब x कितना हो गया बेटा, x इक्वल्स टू 3 हो गया है, p टू द पावर 3 q टू द पावर 4 माइनस 3 यानी कि 1, ठीक है ना। ये आपका एक इक्वेशन सी बन गई है। 4c2 6 होता है, 4 3 12 अपॉन 2 6, p स्क्वायर q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 4c3 4 होता है, ठीक है ना, और p पावर 3 q पावर 1। अब देखिए 3 2 6, और आपको दिख रहा है 2 पीस को काट देगा तो यहाँ पे एक p बचेगा, और एक क्यू को काट देगा, एक क्यू बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 2q और यहाँ पे बचेगा 4p, यहाँ पे बचेगा 2q, यहाँ पे बचेगा 4p। अब p की वैल्यू इस तरीके से गिवन है, हमें p निकालना है, तो हम बोल सकते हैं भाई q होता है 1 माइनस p, ये सुन लो, आपको पता है ना p प्लस q क्या होता है, 1 होता है, तो q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस p, क्योंकि हमें p निकालना है इसलिए मैंने p के टर्म्स में लिख दिया, इज इक्वल्स टू 4p। ब्रैकेट खोलेंगे, 2p को उधर ले जाएंगे, 6p हो जाएगा, तो फाइनली बेटा p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/6 यानी कि 1/3, खत्म। तो p आ जाएगा 1/3, ए ऑप्शन। समझ आ गया? इस टाइप के बुक में क्वेश्चन हैं, बहुत सारे हैं, एक दो भी नहीं है, बहुत सारे हैं। आइए जी आगे बढ़ते हैं, और ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है उनके सामने जो हमने बुक में करे हैं, उसमें तो बहुत टफ भी थे। 26, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, वेरी गुड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज किंग और क्वीन। बताओ जी बेटा, प्रोबेबिलिटी कि वो कार्ड किंग हो या फिर वो क्वीन हो। अब किंग आना क्वीन आना ये दोनों इवेंट एक्सक्लूसिव है,
तो कैसे निकल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ के प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू, ठीक है ना। तो किंग आएगा, अगर आपने एक कार्ड निकाला है तो किंग आएगा, क्वीन आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता किंग क्वीन दोनों आ जाए एक ही कार्ड निकालने पर, एक ही निकाल रहे हो, तो एक्सक्लूसिव इवेंट है। बताओ किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्वीन आने की, तो 4/52 प्लस 4/52 यानी कि 8/52, 8/52। अब ये हो जाएगा 2/26, 4/26 फिर 2/13, तो 2/13 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ऑप्शन आ गया बी। आइए जी, सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय, देखो सर्कुलर टेस्ट कौन सेटिस्फाई करता है, दो लोग सेटिस्फाई करते हैं अगर आपको याद हो तो। एक सिंपल एवरेज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव यूजिंग जीएम, उसका पूरा नाम था, और एक वेटेड एवरेज विथ फिक्स्ड वेट, ये दो। तो ये दो जो हैं बताओ जी कहाँ लिखे हैं, सी में लिखे हैं। और एलपी और एफ तो बिल्कुल ही सेटिस्फाई नहीं करते, लेस्पर्स, पार्शियल्स और फिशर्स तो बिल्कुल ही सेटिस्फाई नहीं करते सर्कुलर टेस्ट को। तो सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड ये सेटिस्फाई करता है, एंड वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स्ड वेट ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। अगर आप इंडेक्स नंबर चैप्टर के अंदर जो आखिरी पेज है उससे एक पेज पहले आ जाना, आखिरी पेज पे तो वो सब लिखा है कि ये जो जितने भी इंडेक्स होते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वगैरह, इनके फॉर्मूले क्या हैं, उससे एक पेज पहले आ जाओगे तो आपका टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी वाला पेज है पूरा, जो उसमें पूरा टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी गिवन है, उसका जो आखिरी टेस्ट है उसका नोट एज इट इज सेम लैंग्वेज लिखे उसके अंदर, सेम लैंग्वेज, ठीक है ना। आइए जी, आखिरी टेस्ट जो है आपका सर्कुलर टेस्ट ही है, उसके अंदर सेम नोट के अंदर सेम लैंग्वेज लिखी है। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज 2। बताओ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n² - 1/12, याद आ रहा है, मैंने बोला भी था बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड डिवीजन की सारी प्रॉपर्टीज सुपर इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला भी था एग्जाम में बहुत बार आता है, देखो आरटीपी में भी आ गया है। अब स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर 2 गिवन है, 2 गिवन है, आपको n निकालना है, तो लो जी n निकालना है, n² - 1/12, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और इसको स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, n² - 1/12, 48, 1 इधर आएगा 49, n² 49 है तो n कितना आ गया 7, समझ आ गया। हमने क्लास में इसको समझने के लिए जो एग्जाम्पल किया था वो भी यही था, अगर आपको याद हो तो। आगे बढ़ते हैं 29, इन द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है 4x + 2y = 3, क्वार्टल डिवीजन फॉर y, क्वार्टल डिवीजन फॉर y इज 3, y का क्वार्टल डिवीजन गिवन है जो नॉर्मली हमें निकालना होता है वो गिवन है, बताओ इस क्वेश्चन में, फाइंड द क्वार्टल डिवीजन ऑफ x, और आपको x का क्वार्टल डिवीजन निकालना है। तो अब आपको ये नहीं पता, ये नहीं बताना कि भाई y कैसे बना है x का यूज करके, आपको अब ये बताना कि x कैसे बना है y का यूज करके, x कैसे बना है y का यूज करके, तो हम बोलेंगे 4x = 3 - 2y, यस और नो, 3 और 2y उधर चला गया 2y, और फिर क्या बोलेंगे x = 3/4 - 2/4y, यानी y वेरिएबल को -2/4 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 3/4 ऐड किया तो आपका x वेरिएबल आया है, ठीक है ना। अब क्वार्टल डिवीजन ऑफ x कैसे आएगा बताओ, मॉड ऑफ b मल्टीप्लाई बाय क्वार्टल डिवीजन ऑफ y, ऐसे आएगा। मॉड ऑफ b क्या होगा, मॉड ऑफ -2/4 यानी कि 2/4 यानी कि 1/2 इंटू क्वार्टल डिवीजन ऑफ y कितना है, क्वार्टल डिवीजन ऑफ y 3 है, तो आंसर आ जाएगा 3/2 यानी कि 1. ठीक है ना। हमने जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें हमें क्वार्टल डिवीजन ऑफ x गिवन होता था और हमें क्वार्टल डिवीजन ऑफ y निकालना होता था, बट ये क्वेश्चन उल्टा है, बट तरीका बिल्कुल सेम है, तरीका में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है ना, तरीका सेम ही रहता है। आइए जी आखिरी क्वेश्चन और हमारा आरटीपी खत्म। क्वेश्चन नंबर 30, फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टाइल, the first and the third quartiles are given to be 37 and 49 respectively. The mode of the distribution is, देखो ये क्वेश्चन वो है जो मैं आपको तब बताने की कोशिश कर रहा था, ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इनका यूज करके बेटा मीडियन निकाल सकते हो, मीडियन, और मीडियन क्या होगा Q3 + Q1 या Q1 + Q3 अपॉन 2, 49 + 7 56 + 30 86, 86 अपॉन 2 43। अब मीडियन आपका अगर 43 है तो मीडियन अगर 43 है तो मोड और मीन भी 43 होगा, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, बताया था। तो आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, मोड निकालना है, तो वो भी क्या होगा 43 ही होगा, आ गया आंसर, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा आरटीपी जो है वो फिनिश होता है। आई होप
समझ आ गई होंगी आपको सारी चीज़ें। हाँ, ये इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखो अभी तो देखो आरटीपी में 30 क्वेश्चन दिए हैं, एग्जाम में 100 आएंगे। तो इसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चन डेफिनेट मैथमेटिक्स के दे दिए, कुछ एलआर के दे दिए, कुछ स्टैटिस्टिक्स के दे दिए, बट क्वेश्चन का लेवल यही होता है। अगर आप पास्ट ईयर देखोगे, क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, यही लेवल होता है। 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको यही मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, दोबारा बोलूँगा कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता, छोड़ना इज़ अ लॉट बेटर ऑप्शन देन उसको तुक्के में अटेम्प्ट करना। क्लियर है? चलो।